की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपनी पोती को एक कहानी सुना रही होती है जो कि उसी के गांव हरिपुरम की है। वो औरत बोलती है, बहुत समय पहले हमारे हरिपुरम में एक सुनहरा आसमान से आया हुआ पत्थर गिरा था। वो पत्थर जंगल के जंगल जला दिया था। वो पत्थर चमकता था मानो उसमें कुछ अंदरूनी शक्ति तो थी। फिर जगह जगह से विद्वान आए और वो बोलने लगे कि इस पत्थर से पूरे संसार और जनजीवों का रक्षा होगा। फिर तभी जो हमारे हरिपुरम के राजा होते हैं वो आते हैं और कुछ लोहार से मिलके उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार देते हैं। उस पत्थर के साथ कुछ नायाब धातु भी वो लोग मिलाते हैं। फिर एक मूर्ति बनाया जाता है जिस मूर्ति से पूरे संसार का संतुलन बना रहेगा और वो मूर्ति हरिपुरम के राजा अपने राज्य में लेके चला जाता है। देखते ही देखते राज्य मानो बहुत खिल उठा था। सारे जनजीव अच्छे होने लगे थे। राजा का व्यापार भी अच्छा होने लगा था। पर वो पत्थर हमारे हरिपुरम का था। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और राजा के राज्य में हमला होता है। वो बहुत खतरनाक समुद्री लुटेरे थे। वो राजा के समुद्र तक कब्जा बना लेते हैं और राजा के साले को भी वो लोग बंदी बना लेते हैं जो कि सुलह करने के संदेश लेकर गया था। उन समुद्री लुटेरों की बहस से सभी राज्य कांप रहा होता है। तभी राजा का एक सलाहकार बोलता है कि हरिपुरम गांव में उनका एक रक्षक है और जिसे कलरा पिट्टू फाइट में महारत हासिल है। वो और कोई नहीं बेटी हमारे गाँव के परम पिता है। फिर हमारे रक्षक आते हैं और उन सब को बंदी से मुक्त कराते हैं और उन समुद्री लुटेरे पर वो भारी पड़ता है और उनको वो आखिर में हरा देता है। कलरा पिट्टू में उनकी महारत हासिल थी इसलिए वो खुद अकेले इतने लोगों को हरा पाए। फिर राजा ने उनके मित्रों और उनको खाने के लिए राज्य में बुलाया और कुछ मांगने के लिए बोला। वो बोलने लगे कि आप हमारे राजा हो और हमारे गांव की जो अमानत है जो कि हमारे आपके पास है वो सिर्फ हमारे गांव की है। अगर वो आप हमें लौटा देते हो तो मैं उस भेंट को स्वीकार करूंगा। बस इतनी ही विनती है आपसे। राजा अभी तक सोचता है कि पूरे राज्य को वो समुद्री लुटेरे लूटने वाले थे, पर इसने जो भेंट मांगी है वो भी राजा के लिए बहुत ही महत्व था। फिर कुछ टाइम तक राजा सोचता है और फिर उसे वो मूर्ति दे देता है जो कि पवित्र पत्थर से बना था जो कि आसमान से गिरा था। फिर हमारे हरिपुरम में हमारे परम पिता वो मूर्ति लेकर आते हैं और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर मंदिर बनाया जाता है और उस मंदिर की उधर स्थापना की जाती है। पहले तो राज्य में सब कुछ ठीक था, पर कुछ टाइम बाद हमारे गाँव को एक महामारी छू गया। लोग मरने लगे। लोग अपने सगे लोगों को भी देखने के लिए तैयार नहीं थे। वो किसी को अग्नि भी नहीं दे रहा था। हमारे परम पिता के प्रेमिका उनसे वो बहुत प्यार करते थे लेकिन उनको भी ये महामारी हो गया था। सारे लोग उनको मना किए पर उन्होंने अपनी प्रेमिका को बाहों में उठाया और जंगल में चले गए कि अगर भगवान ने हमको ये रूप दिया है तो इसका हम निवारण करेंगे। फिर कुछ टाइम बाद उनकी प्रेमिका बिल्कुल ठीक हो जाती है और उनको वो महामारी जकड़ लेती है। लोग बोलते हैं कि उनकी प्रेमिका के शरीर से उन्होंने वो रोग अपने अंदर ले लिया। फिर गाँव वाले बोलने लगे कि उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि राजमहल से कुछ संदेश उनके लिए आता है। कोई गुप्तचर उन्हें गुप्त संदेश लिखकर उन्हें भिजवाया था और ये भी बोला था कि ये संदेश पढ़ने के बाद इसको जला देना। महामारी ने उनको पूरा जकड़ कर रखा था और ये संदेश पढ़ने के बाद मानो वो और टूट गए थे। उनकी आंखों से आंसू निकल आया और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर उनकी पत्नी भी उनके दुख में बहुत रोती है और उसके गाँव को छोड़ के वो चली जाती है। तभी छोटी बच्ची प्रेजेंट टाइम में पूछती है कि नानी माँ, मैंने सुना है कि वो पेट से होती है। तब उसकी नानी माँ उसे डांट लगाती है और ये बोलती है कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब सुनने के लिए। लोग तो कितनी बातें बनाते हैं, मुझे तो इस बात से बिल्कुल यकीन नहीं है। फिर वो बच्ची बोलती है कि नानी माँ, आप मुझे मनियम की कहानी सुनाएंगी जो कि शातिर चोर था। फिर नानी बोलती है उस चोर का नाम रात में नहीं लेते, वो बहुत ही मनहूस है। और दूसरी जगह तब हमको हरिपुरम गाँव को दिखाया जाता है जो मनियम चोर से सारे लोग परेशान है। वो गाँव के हर एक घर से सोना वगैरह चुराता है जो कि बहुत अमीर है या जमींदार है। वो इतना बलशाली है और इतना तेज है कोई उसे पकड़ नहीं पाता। सारे लोग उससे अकेले भिड़ने के लिए डरते हैं। वो झुंड बना के सोचे थे कि उस चोर को पकड़ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि मनियम आता है और पूरे गांव वालों के सामने उस जमींदार का सोने का ताज और गले का चेन भी चुरा लेता है। वो हूबहू उस गांव के परम पिता की तरह ही दिख रहा होता है, पर वो एक शातिर चोर है जिसका पेशा ही है चोरी करना। सारे गाँव वाले उससे परेशान हो चुके थे। फिर हम देखते हैं कि वो दादी उस बच्ची को बता रही होती है कि अच्छा हुआ वो पकड़ा गया। फिर हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है मनियम की बेटी को जिसका आज एक लड़का भी है और वो हूबहू अपने नाना की तरह दिखता है, मतलब मनियम की तरह। और वो कहानी सुनने वाली लड़की भी आज बड़ी हो चुकी है और इन दोनों का लव अफेयर जब ये छोटे थे तभी से शुरू हो चुका था। मनियम के बेटी ने हमेशा कामा सुना कि वो एक चोर की बेटी है। अब उसके बेटे को भी ये सुनने को मिलता है। और लक्ष्मी होती है एक बड़े घर की बेटी जो कि मनियम की फैमिली से नफरत करती है, पर लक्ष्मी अजैन से बहुत प्यार करती है। मनियम जो कि एक शातिर चोर था, लक्ष्मी के पिताजी को उसने बहुत जोर से एक बार लकड़ी से मारा था। तब से उसका गुस्सा है मनियन और उसकी फैमिली के ऊपर। उसके पिताजी हमेशा कोशिश करते हैं कि बेटे और माँ को जेल में डाला जाए, पर अगेन अजैन बहुत ही सीधा साधा लड़का है। वो एक रेडियो शॉप में काम करता है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो अपनी गर्लफ्रेंड मतलब लक्ष्मी से बात किया करता है। गाँव में किसी के घर
घर चोरी होता है, कोई भी बड़ा सामान गायब होता है, पूरा शक बैठता है अजयन की फैमिली के ऊपर। जब अजयन छोटा होता है, एक उसकी मामी यानी मनियन की वाइफ अपने पोते को जैसे चोर बना जाता है और कैसे शातिर चोर थे तुम्हारे नाना जी, उसके बारे में कहानी सुनाया करती थी कि पूरा गांव तुम्हारे नाना से डरते थे। और अजयन की मां नहीं चाहती कि उसकी नानी की संगत में उसका लड़का बिगड़ जाए। नानी को गुजरे हुए अभी काफी टाइम हो चुका है और अजयन अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। लक्ष्मी जानबूझ के अपने घर का कनेक्शन खराब कर देती थी, जिसकी वजह से अजयन उसके घर में आता है और लाइट वगैरह ठीक करता है और वो दोनों ऐसे ही छुप छुपा के मिलते हैं। फिर गांव में ये दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। फिर पर लक्ष्मी के पिताजी हमेशा अजयन को ताना दिया करते थे कि उसके फैमिली का हिस्ट्री वैसा है कि वो जानबूझ के बार बार ये सब कुछ खराब करता है ज्यादा पैसे हटने के लिए। लेकिन अजयन कुछ भी नहीं बोलता, वो बिल्कुल शांत रहता है। फिर हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद लक्ष्मी के घर से मोटर चोरी हो जाती है, तो पुलिस अजयन के घर में आता है और बोलता है कि लास्ट इलेक्ट्रिसिटी का काम तुम उसके घर में ही करने गए थे, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। जोर जबरदस्ती उससे पुलिस स्टेशन में लेकर चले जाते हैं और टॉर्चर करते हैं। एसआई उसके ऊपर दोष जमाता है और ये बोलता है कि मेरे रहते तू चोरी करेगा, और उसे बहुत पीटने लगता है। पर अजयन को भी कलरी पट्टी का दाव किया जाता है। वो हाथ की 2 उंगली को उस एसआई के पेट में घुसाता है और जिसकी वजह से उस एसआई का शरीर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। वो बोल पा रहा था, देख पा रहा था, पर शरीर की कोई हाथ पाँव काम नहीं कर रहा था। फिर हम देखते हैं अगले दिन उस पुलिस थाने में और एक नया ऑफिसर आता है और जब वो एसआई और हर एक कांस्टेबल बताते हैं कि सर इसके ऊपर ही पूरा शक जाता है, तब नया ऑफिसर बोलता है कि आप लोगों के पास क्या सबूत है। सिर्फ शक के बिहाफ पे किसी को घर से उठा के लाना, उसके ऊपर टॉर्चर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। अजयन को वो ये बोल के छोड़ देते हैं कि अगर तुम कोई गलत काम करते भी हो तो उसे छोड़ दो, अपने परिवार के कलंक को मिटाने के लिए तुम्हें ही अच्छा काम करना पड़ेगा। वो ऑफिसर बहुत ही अच्छा होता है और अजयन को वो एक जेन्युइन सजेशन दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि गांव में सुरेश करके एक लड़का आता है जो कि अजयन जब छोटा था उसी के साथ पढ़ा करता था। अपने बाप के साथ झगड़ा करके वो चला गया तीर्थ करने मंदिर। फिर इतने सालों बाद आज वो गाँव आया है और अपने बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसका बाप अपने बेटे और अजयन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर हमको दिखाया जाता है कि गांव में और भी 2 लोग आए थे जो कि उधर से देव और उसके दोस्त थे। ये राजा की फैमिली से होते हैं, मतलब उनके ही वारिस पीढ़ी दर पीढ़ी आते गए। आज के टाइम पे कोई राजा नहीं है पर इनके ही ये वंशज है। ये आके लक्ष्मी के घर में रुकते हैं। उनके पापा बोलते हैं कि भले आज के टाइम में राजा नहीं है पर आपके शरीर में राजा का ही खून है, आप हमारे मेहमान हैं। फिर वो अपने दोस्तों के साथ इधर आया था कलरी पट्टू का जो कंपटीशन होने वाला है वो कैमरा के अंदर उतारने के लिए, और महापूजा भी जहाँ वो दिव्य मूर्ति की पूजा होगी जो कि साल में सिर्फ एक बार ही होती है। फिर एक दिन अजयन जब लक्ष्मी से छुप कर मिलने के लिए घर में जाता है और लौटते टाइम वो देखता है कि कोई ना कोई तो चोरी कर रहा होता है। सारे गांव में नाम आता है अजयन का, वही चोरी करता है, लेकिन चोरी कोई और कर रहा था उसका नाम लेके। फिर एक दिन रात को हम सुरेश को देखते हैं जो कि भागते हुए अजयन के घर में आता है और बोलता है जल्दी तू मंदिर के पास पहुंच, मुझे लगता है मंदिर से कुछ न कुछ चोरी हुआ है। अजयन वहां आके देखता है, वो देखता है कि ऊपर मंदिर की छत का दरवाजा खुला हुआ है, मतलब कि कोई ना कोई मंदिर के अंदर घुस आया है। और 10 दिन बाद पूजा है और अगर दरवाजा भी खुला है और मंदिर के अंदर से मूर्ति गायब है। सुरेश फिर बोलता है कि ये काम किया है सुदेव ने, और भाई मैं तेरे नाम लेकर चोरियां करता था और क्योंकि शक तो ऑलरेडी तेरे ऊपर है, मैं मंदिर भटकता नहीं था, मैं चोरियां करके इतने टाइम तक सर्वाइव किया हूँ। फिर अजयन उसे एक चमाट मारता है और ये बोलता है कि तू मेरा नाम लेकर क्यों चोरी करता है। वो बोलता है कि भाई तेरा फैमिली पहले से ही बदनाम है। अजयन बोलता है कि ये कलंक धोने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और तू मेरा दोस्त होकर मेरी ही बैंड बजा रहा है। तभी हम सुदेव को देखते हैं, वो आता है और इन दोनों को बोलता है मुझे पता है कि मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है, वो मूर्ति किसी और ने नहीं मैंने ही हटाई है, और जब तुम छत पे चढ़े थे उसका वीडियो भी मेरे पास है, तो गाँव वालों को प्रूफ करने के लिए सिर्फ ये वीडियो ही काफी है। अजयन के पूछने पर क्या तुम क्या चाहते हो, फिर वो बोलना शुरू करता है ये मूर्ति मेरे पूर्वजों यानी राजा की होती है। राजा ने ऐसी 3 मूर्ति बनाई थी, उसमें से एक असली थी, 2 नकली। तुम्हारे गाँव के परम पिता जब समुद्री डाकुओं से हमको बचाए थे उन्होंने नकली मूर्ति तुम्हारे परम पिता को दे दिया था, और इतने सालों से नकली मूर्ति की ही पूजा हो रही है और हमारे राज्य को उससे असली मूर्ति भी चोरी हो गई। वो चोर कोई और नहीं, वो चोर था मनियन जो कि तुम्हारे नाना थे। अब तुम उनके वारिस हो, तुम्हें ही वो मूर्ति हमको वापस लाके देनी पड़ेगी, हम उसको लंदन में जाके बेचेंगे। अगर तुमने नहीं दिया तो 10 दिन के बाद वो फुटेज जो है वो हम गाँव वालों को दिखा देंगे, वो तुम्हारी फैमिली को गाँव से निकाल दिया जाएगा और चोर का धब्बा तुम्हारे परिवार पे पूरा लग जाएगा। फिर वो बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर सुदेव बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। अजयन घर जाकर परेशान हो जाता है, वो अपनी माँ से पूछता रहता है कि आपको क्या कुछ पता है कि आपके बाबा मनियन ने क्या कभी भी मूर्ति के बारे में कुछ बताया था या दादी ने आपको कोई निशानी दिया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गाँव वाले अजयन के घर में आते हैं और आके बोलते हैं कि हमारे गाँव की तरफ से जो कलेरा पट्टू जो होता था वो नहीं लड़ रहा, दूसरे गाँव ने उसको खरीद लिया बहुत पैसों से। अब हमारे गाँव में सिर्फ तुम ही उम्मीद हो, तुम ही हमको बचा सकते हो।
ये हमारे गाँव की शान की बात है। अजयन फिर राजी हो जाता है, पर एक शर्त पे, उसकी माँ को मंदिर के अंदर जाने के लिए दिया जाएगा, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। फिर हम देखते हैं कि अजयन कलरीपटु उधर लड़ता है और सुखदेव उसे याद दिलाता जाता है कि तुम्हारे ऊपर चोर का धब्बा आने वाला है, सिर्फ अब 5 दिन ही बाकी है। पर मानो गाँव में एक बात लीक हो चुका था कि लक्ष्मी के साथ अजयन प्यार करता है, तो लोग तरह तरह की बात बनाने लगे थे। अजयन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर महापूजा के अगले दिन जो प्रोग्राम होता है, उसमें वो माइक में पूरे गाँव के सामने अनाउंस कर देता है कि वो लक्ष्मी से प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करती है। ये सुनने के बाद लक्ष्मी के पापा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को डांटता है और दूर भेजने की धमकी भी देता है। फिर हमको पास्ट में दिखाया जाता है कि मनियम कैसा था। मनियम एक शातिर चोर था और अजयन की दादी मतलब मनिकियम उसकी पत्नी थी। मनिकियम से वो बहुत प्यार करता है। अगर कोई चीज मनियम मानता है तो कैसे भी करके मनियम वो चीज ले आता है। गाँव वाले मनियम से इतने परेशान हो चुके थे कि एक दरोगा को लेके वो उसके घर में इकट्ठे होते हैं। जब मनियम घर में नहीं था तब दरोगा उसकी पत्नी मनी यानी मनिकियम के ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अगर तुझे कुछ हुआ तो मनियन जरूर आएगा। तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर से एक सीक्रेट दरवाजा था और उसके अंदर से मनियन बाहर आता है और उस पुलिस दरोगा को वो बहुत पीटता है। वो गाँव वालों जमींदार से बोल देता है कि तुमको मुझसे नफरत है, मेरी पत्नी और बेटी की, और अगर कोई आंच भी आया तो मैं पूरे गाँव को ही मिटा दूंगा। फिर उस दिन रात को मनिकियम मनियन से बोलता है कि मेरा होठ उसने काट लिया है, उस दरोगा ने, इस बेइज्जती का बदला मुझे चाहिए। मनियन को तब गुस्सा आता है। वो बोलता है कि इनको सबसे जो प्यारा है वही मैं छीन लूंगा। मतलब वो दिव्य ज्योति, मतलब वो आसमान से आया हुआ उस नायक पत्थर का मूर्ति, मतलब परम पूज्य पिता ने राजा के भेंट से वो मूर्ति लाके हरिपुरम को रिश्ता दिया था। वो मनियम चुराएगा उसकी पत्नी मनिकियम के लिए, सिर्फ गाँव वालों से बदला लेने के लिए। मनियम वो मूर्ति चुरा भी लेता है। वो अपने एक लोहार दोस्त को बोलता है कि इसको अच्छे से चमका दे, मैं मेरे मनिकियम को ये दूंगा। तभी मनियम का दोस्त वो लोहार बोलता है, मेरे पूर्वज आसमान से आए हुए उस पत्थर को पिघला के पहली बार उस राजा को दिव्य ज्योति बना के सौंपा था, तो मैं उस वंशज का वारिस होकर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मूर्ति तूने मंदिर से चुराया है ये उस पत्थर का नहीं बना, ये सिर्फ एक पीतल का बना है। और मेरे पूर्वजों ने मुझे ये भी बोला था कि उस दिव्य ज्योति का असलियत की तरह सेम टू सेम दिखने वाला 2 और मूर्ति बनाया गया था जो कि राजा के पास ही थे। तब मनियन बोलता है, अब मुझे सब सच पता चल गया है। असलियत में हमारे परम पिता को उस राजा ने धोखा दिया था। उसने पीतल की मूर्ति दे दी और अपने राज्य में असली मूर्ति रखा। अब उस असली मूर्ति को मैं चुराऊंगा, ये नहीं कि गाँव वालों के लिए, मैं चुराऊंगा मेरे मनिकियम के लिए। और आप लोगों को याद होगा परमपिता योद्धा को एक संदेश मिला था जो कि गुप्त था। उस गुप्तचर ने यही लिखा हुआ था कि आपके गांव में जो मूर्ति है वो नकली है। फिर हम देखते हैं कि मनिकियम ठान लेता है कि राजा के राज्य से वो मूर्ति को चुराएगा। फिर राजा के राज्य में रात के अंधेरे में वो लोहार जाते हैं। चुप छुपा के राजा के राज्य में वो घुसता है। तय खाने से होते हुए उसे एक सीक्रेट सुरंग मिलता है। उस सुरंग के अंदर कदम कदम पर खतरा था, लेकिन मानिकियम कैसे भी करके उस खतरे को पार करता है। लास्ट में वो पहुंचता है उस मूर्ति की तरफ और मूर्ति को उठाते ही वो देखता है कि आसपास का जो पानी था वो हवा में तैरने लगा। इस मूर्ति में कुछ न कुछ तो दिव्य शक्ति जरूर था। फिर उधर से चुरा कर वो लाता है मनिकियम के पास। मनिकियम वो मूर्ति देखने के बाद, अब नकली मूर्ति देखने के बाद मनिकियम पहचान ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सा असली है कौन सा नकली। मनिकियम तब बोलती है कि नकली मूर्ति तुम जाओ उस मंदिर में फिर से रख दो, असली मूर्ति हमारे पास रहेगा, यही हमारा बदला होगा। मनियम बोलता है कि असली मूर्ति को मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि वो किसी को नहीं मिलेगा। और नकली मूर्ति को रखने के लिए वो रात के अंधेरे में मंदिर की तरफ जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तब वो गाँव वाले उसे जकड़ लेते हैं, मतलब उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास वो मूर्ति होता है। गाँव वाले कैसे भी करके उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो पहुंच जाता है एक झरने के पास। गाँव वाले तब उसको पत्थर मारने लगे, कुछ लोग उसे लाठी मारने लगे, पर मनियम के पास तब वो नकली मूर्ति था। वो सबको दिखाता है कि वो नकली मूर्ति पानी में फेंक देगा। सारे गाँव वाले उसे रोकने के लिए बोलते हैं। तब हम देखते हैं कि जमींदार होता है जो उसकी पत्नी और बच्ची को उसके सामने लाते हैं और वो बोलते हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे। तभी मनियम उनके सामने नकली मूर्ति रख के झरने के अंदर कूद जाता है। फिर वो नकली मूर्ति फिर से मंदिर के अंदर स्थापित होती है। फिर हमको प्रेजेंट टाइम में भी दिखाया जाता है कि 10 दिन हो चुके थे और मंदिर का जब दरवाजा खुलता है मंदिर के अंदर वो मूर्ति नहीं था। अजय ने भी बहुत कोशिश की इधर उधर ढूंढने पर उसे वो मूर्ति कहीं नहीं मिला। उसके साथ जो ये सब कुछ हो रहा था ये सब बताने के लिए वो लक्ष्मी के घर पहुंचता है। लक्ष्मी घर पे नहीं थी। लक्ष्मी के कमरे से जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो लक्ष्मी के कमरे से उसके बाबा ने उसको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया था और वो बोलता है कि तूने गांव में अनाउंस करके बताया था ना कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है। अब मैं गांव को बताऊंगा कि मूर्ति चोरी करने वाला और सब किस घर में चोरी करने वाला मेरे घर में है। फिर ये बताने के बाद गाँव वाले दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी के घर आने लगे। लक्ष्मी को उसके बाबा ने पहले ही दूसरी जगह भेज दिया था। लक्ष्मी के चाचा ने दरवाजा खोला और उधर से हम देखते हैं कि अजय भाग जाता है। गाँव वाले फिर उसके पीछे भागते हैं और फिर से वही झरने के इलाके में वो जाकर पहुंचता है जहाँ पर उसके नाना पहुंचे थे। गाँव वाले फिर से उसको पत्थर मारने लगे और उसको घायल करने
लगे। उसके माँ के सामने उसके बेटे को ऐसे मार रहे थे जैसे बहुत टाइम पहले ही उसकी माँ के सामने उसके पापा को मार रहे थे। अजयन का तब पैर फिसलता है, वो झरने में जाकर नीचे गिर जाता है। वो थोड़ा घायल हो जाता है, पर जब उसका आँख खुलता है वो देखता है कि पानी के अंदर एक सुरंग बना हुआ है और उसी के अंदर जाके उसे मिलता है वो वही दिव्य मूर्ति लेने के बाद जब वो घायल हालत में बाहर आता है, सुखदेव उसे रोकता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, ये मूर्ति मुझे दे दो। लेकिन अजयन उसे नहीं देता और उसे बहुत मारता है। मारने के बाद वो मूर्ति वो अपने घर में लेकर चला जाता है और ये बोलता है कि ये मेरे बेगुनाही का सबूत है। फिर अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है कि तुम गाँव वालों में एक संगीन जुर्म किया है, एक जवान लड़के को तुम लोगों ने पानी में फेंक के मार डाला है, इसके लिए तुम सबको जेल हो सकती है। और वो तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं करना चाहता, गाँव की अमानत वो लौटाना चाहता है। आज से सालों पहले जो मूर्ति चोरी हुआ था वो ढूंढ के दिखाया है अजयन ने। फिर हम देखते हैं कि अजयन की माँ वो मूर्ति लेके मंदिर के अंदर आती है और वो पुराने भव्य मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थापना करती है। पर अजय अंदर नहीं था, वो गायब हो चुका था, वो खोजने निकल चुका था अपनी प्रेमिका यानी कि लक्ष्मी को। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।